हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 90 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे शैडो मोनार्च की कहानी चल रही होती है। शैडो मोनार्च कहता है, जैसे ही मैं एब्सोल्यूट वन को बचाने के लिए महल में गया तो एब्सोल्यूट वन को बाकी के फ्रेगमेंट्स ऑफ लाइट ने मार डाला था और वो नए गॉड्स बन गए। उन सभी ने एब्सोल्यूट वन की पावर को एक मैजिकल टूल में कंटेन कर लिया, तो उस पावर को इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे मोनार्च को एक साथ खत्म कर सकते हैं। और उन मोनार्च में से सबसे पहले उन्होंने किंग ऑफ जायंट्स रेजिया को पकड़ लिया और उसे बाइंड कर दिया। किंग ऑफ जायंट के पकड़े जाने के बाद मोनार्च के पास पावर कम रह गई, इसलिए उन्हें लगा कि वो हार जाएंगे। उन्होंने मेरे साथ हाथ मिला लिया, मैंने भी उनका साथ दिया क्योंकि हमारा दुश्मन एक था। मैं भी रूलर्स का दुश्मन बन चुका था और इस तरह मैं मोनार्च के साथ मिल गया और मैं 9th मोनार्च बन गया, जबकि मैं एक रूलर था। लेकिन मेरे लिए इस वार में बहुत ज्यादा फायदा था क्योंकि जितने ज्यादा डेड कॉर्प्सेस वहाँ पर मौजूद थी, मैंने उन सबको अपने शैडो सोल्जर बना लिए और मेरी आर्मी बढ़ती गई। मेरी आर्मी इतनी ज्यादा बड़ी हो गई। जब मैंने मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि ड्रैगन किंग के साथ हाथ मिला लिया तो हमारी आर्मी इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई कि रूलर्स भी हमसे डरने लगे। लेकिन मोनार्च में भी कुछ ऐसे मोनार्च थे जिन्हें मुझसे डर लगता था। उन्हें लगता था कि मैं उनके लिए खतरा हूँ। उनमें से मोनार्च ऑफ बीस्ट और मोनार्च ऑफ व्हाइट फ्लेम यानी डीमंस के मोनार्च ने अपनी फोर्सेस को तैयार किया और मेरे खिलाफ ले आए। और इस बड़ी सी जंग के बाद मेरे सारे शैडो सोल्जर्स बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। मेरे पास इतनी ज्यादा पावर थी लेकिन फिर भी मुझे धोखा मिला। उस दिन मैंने मोनार्च ऑफ व्हाइट फ्लेम्स यानी कि डीमन किंग बैरन को मार डाला, जबकि मोनार्च ऑफ बीस्ट वहाँ से भाग गया। उसने अपने सारे सोल्जर्स को बैटलफील्ड पर ही छोड़ दिया। लेकिन उसी वक्त आसमान से रूलर्स आ गए। मेरी आर्मी बहुत ज्यादा वीक थी। मुझे लगा शायद ये मुझ पर अटैक करेंगे और मेरे पास इनसे जीतने का कोई मौका नहीं। लेकिन मैं ये देखकर हैरान हो गया। उन सब ने आकर मेरे सामने घुटने टेक दिए और मुझे कहा कि मैं उन सबको माफ कर दूं क्योंकि मैं ब्रिलियंट लाइट का सबसे बड़ा फ्रेगमेंट था और गॉड का सबसे फेवरेट डिसाइपल भी। एशबॉर्न कहता है, हालांकि वो रूलर्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि अगर वो सारे मिलकर मुझ पर अटैक करते तो मुझे नथिंगनेस में बेच सकते थे। लेकिन उन सब ने पीस का प्रस्ताव रखा और मुझे अपना लीडर मानने को तैयार हो गए। शैडो मोनार्च उन सब से कहता है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम सब लोगों ने अपनी तलवारों और भालू से हमारे एब्सोल्यूट वन को मार डाला जो कि हमारे किंग थे। मैं उनका आदमी वफादार साथी हूँ। उनमें से एक रूलर कहता है, वो हमारे भी मास्टर थे। शैडो मोनार्च उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने के बाद उसे अपना मास्टर कहने की। वो रूलर एशबॉर्न से कहता है, हम तुम्हारे जज्बात को समझ सकते हैं। हमारी फीलिंग्स भी बिल्कुल ऐसी थी जब हम एब्सोल्यूट वन को मारने के लिए गए थे, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इस वार को खत्म करना था। एशबॉर्न उनसे कहता है, तो फिर मुझे भी मार डालो, इससे ये वार खत्म हो जाएगी और तुम इस वार के हीरो बन जाओगे। वो रूलर्स उसे कहते हैं, हमें वार का हीरो नहीं बनना, प्लीज तुम हमें माफ कर दो। अपने दिल में थोड़ी सी जगह देखो, हमें माफ कर सकते हो। एशबॉर्न कहता है, मैं उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था, मैं किसी को भी मार सकता था, इसलिए मैंने अपने आप को हाइड करना बेहतर समझा। मैं इन रूलर्स और मोनार्च की दुनिया को छोड़कर अपनी इस दुनिया में आ गया। मैंने मोनार्च ऑफ व्हाइट फ्लेम की बॉडी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और उस फाइट में बहुत ज्यादा जख्मी था, इसलिए मुझे अपने माना को रिकवर करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए था। एक बार जब मैं रिकवर हो जाता तो रिकवर होने के बाद मैं मोनार्च ऑफ बीस्ट जो कि वहाँ से भाग गया था उसे ढूंढकर मार डालता। लेकिन जब मैं अपनी इस नींद से जागा और मैं रिकवर हो चुका था, जब मैंने बाहर आकर देखा तो रूलर्स ने बहुत सारे मोनार्च की आर्मी को हरा दिया हुआ था। मोनार्च की ज्यादातर आर्मी के हार जाने के बाद वो मोनार्च भी डायमेंशन में मौजूद क्रैक्स में जाकर छुप गए। किंग ऑफ ड्रैगन्स ने मोनार्च को किसी किस्म की फाइट करने से रोक दिया ताकि हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर सकें और अपनी आर्मीज को जमा कर सकें। हमें एक नई दुनिया चाहिए थी ताकि हम वहाँ पर अपनी नई आर्मी बना सकें। जिन्हों से कहता है, और वो तुम्हारी नई दुनिया क्या हमारी अर्थ है? शैडो मोनार्च एशबॉर्न उसे कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारी दुनिया हमारी नई दुनिया बनने वाली है। इंसानों के एनाइलेशन से मोनार्च को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही तुम इंसानों के एनाइलेशन को रोक सकते हो। साथ ही मोनार्च जिन्हों को डीमन कासल का सीन दिखाता है। जिन्हों कहता है, मैंने ये सीनरी पहले भी देखी है डीमन कासल में, क्या ये फ्यूचर में होने वाला है? मोनार्च उसे कहता है, नहीं, ये फ्यूचर में नहीं होने वाला बल्कि ये पास में हुआ था। ये बात सुनकर जिन्हों हैरान हो जाता है। मोनार्च ऑफ शैडो से कहता है, मोनार्च का काम है तबाही मचाना, जबकि रूलर्स का काम है उस तबाही को ठीक करना। अब क्योंकि एब्सोल्यूट वन यहाँ पर नहीं है, इसलिए रूलर्स की पावर कम हो गई है। जितनी बार भी वो कर सकते थे उन्होंने इस अर्थ को बचाया। ना सिर्फ इस अर्थ को बल्कि जहाँ पर भी मोनार्च ने तबाही मचाई उन्होंने उस सब को दोबारा से रिपेयर किया। रूलर्स के पास एब्सोल्यूट बीइंग की एक ही चीज थी, एक मैजिकल टूल जिसे कप ऑफ रीइंकार्नेशन कहा जाता है। उन्होंने उसको इस्तेमाल करते हुए इस दुनिया के टाइम को 10 साल पीछे ले गए। लेकिन अब उनकी पावर बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। अब तुम्हारी अर्थ में इतनी ज्यादा मैजिकल पावर नहीं है और ये हमारी बैटल को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। रूलर्स और मोनार्च के दरमियान जो बैटल होने वाली है, चाहे इस वार को मोनार्च जीते या फिर रूलर्स जीते, तुम्हारी दुनिया तबाह होने वाली है और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। सिर्फ इसी मकसद को सामने रखते हुए रूलर्स ने एक फैसला किया। उन्होंने कहा कि अगर वो अर्थ पर सारे इंसानों को नहीं बचा सकते
तो वो कुछ लोगों को बचा लेंगे, जैसे कि हंटर्स। उन्होंने डंजन्स का सिस्टम शुरू किया और रून स्टोन्स पैदा किए ताकि उनसे मैजिकल पावर्स को बढ़ाया जा सके, और अवेकनिंग का सिस्टम शुरू किया। रूलर्स चाहते थे कि इस दुनिया पर जिंदगी बनी रहे, चाहे कुछ ही बचे लेकिन कुछ जरूर बचे, क्योंकि रूलर्स का काम ही ये था कि इंसानों को या दूसरों को बचाना, क्योंकि मोनार्च का काम था तबाही मचाना। जिन्हों शैडो मोनार्च से कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हमारी दुनिया पहले भी बहुत बार तबाह हो चुकी है और रूलर्स ने इसे दोबारा से रीइंकारनेट किया है। एशबॉर्न उसे कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, रूलर्स के हाथ में सब कुछ नहीं है। वो कप ऑफ रीइंकारनेशन से दुनिया को दोबारा रिक्रिएट तो कर सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट वन के जाने की वजह से अब उनके पास इतनी पावर नहीं बची। जिन्हों से कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि कप ऑफ रीइंकारनेशन की पावर खत्म हो चुकी है, अब वो उसे एक और बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। एशबॉर्न उसे कहता है, हर चीज की एक लिमिट होती है, कोई भी चीज इन्फिनिट नहीं होती। जैसे कि एब्सोल्यूट वन को ही देख लो, जिसने इस पूरी दुनिया को क्रिएट किया, लेकिन उसके अपने स्टूडेंट्स ने मिलकर उसे मार डाला। जिन्हों कहता है, लेकिन एक क्रिएट की हुई चीज अपने क्रिएटर को कैसे मार सकती है? एशबॉर्न उसे कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया से मिसाल देता हूँ, तुम एक मशीन बनाते हो और उसी के नीचे आकर मर जाते हो, बिल्कुल ये भी वैसे ही है। एशबॉर्न जिन्हों से कहता है, रूलर्स ने अपनी फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को इंसानी बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, जबकि मोनार्च ने भी इसी तरीके को अपनाया और उन्होंने भी अपने लिए इंसानी बॉडीज में जाना शुरू कर दिया ताकि वो भी दुनिया पर रहकर अपने प्लान को पूरा कर सके। और इस तरह उन्होंने रूलर्स की एक्सपेक्टेशन से बहुत ही पहले अपनी आर्मीज को तैयार कर लिया है दुनिया को तबाह करने के लिए। वो एक लंबे अरसे से अपनी वार की तैयारी कर रहे हैं। ड्रैगन किंग के पास इस वक्त बहुत सारे सोल्जर्स हैं, जैसे वो बाहर निकलेंगे वो रूलर्स को खत्म कर देंगे और साथ में इस दुनिया पर मौजूद सारे इंसानों को। लेकिन एक बात जो मैं तुम्हें अलग से बताना चाहता हूँ, ड्रैगन किंग यानी कि मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन और मोनार्च ऑफ शैडो यानी कि मैं, हम दोनों की पावर्स इतनी ज्यादा थी कि हमारे लिए कोई भी इंसानी बॉडी नहीं मिली। हम दोनों अपनी पावर्स को किसी भी इंसानी बॉडी में ट्रांसफर नहीं कर पाए। और उसी वक्त मेरे पास आर्किटेक्ट आया जो कि बहुत ही महान जादूगर था। उसने मेरे सामने एक प्रपोजल रखा। उसने कहा कि उसके पास एक ऐसा तरीका है जिससे वो मेरे लिए एक सूटेबल बॉडी ढूंढ सकता है, लेकिन काफी सारी कोशिशों के बाद वो भी किसी ऐसी बॉडी को नहीं ढूंढ पाया जो कि डेथ को अपने अंदर कंटेन कर सके। फिर आर्किटेक्ट ने एक सिस्टम बनाया, जो सिस्टम तुम्हारे पास है। उसने बहुत सारे इंसानों की जांच की, उसमें बहुत सारे हाई पावर के इंसान और लो पावर के इंसानों को देखा, उनको ऑब्जर्व किया, लेकिन उसे कोई भी ऐसा नहीं मिला। लेकिन उसे पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो कि मेरी पावर्स को हैंडल कर सके। लेकिन अपनी सर्च के दौरान उसे एक ऐसा इंसान मिला जिसने उसके सिस्टम को फेल कर दिया और वो अपने रूल्स को खुद लिखता था। और वो शख्स तुम थे जो कि बहुत ज्यादा कमजोर थे, द वीकेस्ट हंटर, लेकिन हर बार मौत से जिंदा वापस आते। हर बार तुम मरने के करीब होते, लेकिन फिर भी तुम वापस डंजन में जाते, जख्मी होकर वापस आते। मैंने तुम पर अपनी नजर रखी हुई थी। आर्किटेक्ट ने मेरे फैसले को नहीं माना, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मुझे तुम ही अपने वेसल के तौर पर चाहिए। मैंने इस सिस्टम के लिए तुम्हें सिलेक्ट किया, इसलिए मैं दोबारा तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हारा रिवॉर्ड हूँ, मैं तुम्हारी हिस्ट्री हूँ। जिन्हों से कहता है, हालांकि तुमने ये फैसला किया था, लेकिन फिर भी मेरी बॉडी इतनी ज्यादा वीक है कि मैं तुम्हारी पावर्स को हैंडल नहीं कर सकता। एशबॉर्न उसे कहता है, आर्किटेक्ट ने इसीलिए तो तुम्हारे सिस्टम को डिजाइन किया था। उसमें बिल्कुल तुम्हारी दुनिया की गेम की तरह के प्रेफरेंसेस थी। तुम अपने मुताबिक वेपन्स चूज कर सकते थे, अपनी पावर को बढ़ा सकते थे। ये सिस्टम तुम्हारे लिए बिल्कुल एक गेम की तरह था। तुमने भी इस सिस्टम का पूरा फायदा उठाया और अपनी पावर को इंक्रीज किया। हालांकि वो सिस्टम मेरी पावर से चल रहा था और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी बॉडी मेरी पावर के काबिल होती गई। जिन्हों एशबॉर्न से कहता है, लेकिन तुमने आर्किटेक्ट को धोखा क्यों दिया? जब मैंने कहा कि मैं सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा हूँ, तो तुमने सिस्टम का कंट्रोल मेरे हाथ में दे दिया और आर्किटेक्ट को मेरे हाथों से मरने दिया। मोनार्च उसे कहता है, रूलर्स ने मुझसे माफी मांगी। मोनार्च मुझे अपनी साइड पर करना चाहते थे और कुछ मोनार्च ने मुझे धोखा दिया। मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या करना है और आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि मुझे तुम्हें खोना नहीं है। मैंने आर्किटेक्ट को मार डाला ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। अब हम दोनों के हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बॉडी का कंट्रोल किसके हाथ में है, मेरे हाथ में या तुम्हारे हाथ में। अब क्योंकि हम दोनों एक हैं, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम चूज कर सकते हो। तुम हमेशा के लिए मेरी इस डोमेन के अंदर रह सकते हो और अपने ड्रीम्स को जी सकते हो, अपनी दुनिया क्रिएट कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। और अगर तुम इस फैसले को नहीं मानते तो तुम्हें वापस दुनिया में भेज दिया जाएगा और इस बॉडी का कंट्रोल तुम्हारे पास होगा और तुम्हें मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि ड्रैगन किंग का सामना करना पड़ेगा और अपनी अर्थ को खुद ही बचाना होगा। जिन्हों से कहता है, तुमने कहा कि तुमने अपना फैसला कर लिया है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, तुम लीडर्स का साथ क्यों नहीं दे रहे? तुम हमारी अर्थ को बचाने के लिए बाहर क्यों नहीं आए? तुम मोनार्च के साथ क्यों चले गए? हालांकि तुम रूलर्स के साथ फाइट नहीं करना चाहते थे, तुम रूलर्स के साथ वापस क्यों नहीं गए? एशबॉर्न उसे कहता है, रूलर्स के पास वापस जाना ये मेरे लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था, मुझे वो ठीक नहीं लगा। अब वहाँ पर मेरी कोई जगह नहीं। जिन्हों से कहता है, मेरा जवाब भी बिल्कुल ऐसा ही है, ये जगह मेरे लिए नहीं है, मेरी जगह मेरी दुनिया में है। एशबॉर्न मुस्कुराता है और उसे कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारे फैसले की समझ आ गई। जिन्हों से कहता है, क्या जो मैं तुम्हें आखिरी बार देख रहा हूँ? क्या हम लोग इसके बाद कभी नहीं मिलेंगे? एशबॉर्न उसे कहता है, नहीं, अब हम लोग कभी नहीं मिल सकते। मैं रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ नथिंगनेस में।
लेकिन मैं शैडो मोनार्च के तौर पर तुम्हारी बॉडी में जीऊंगा हमेशा के लिए। रियल वर्ल्ड में मरने के बाद तुम्हारी पावर एब्सोल्यूट हो जाएगी, यानी कि तुम्हारे पास मेरी पावर आ जाएगी। क्या तुम्हें पता है वापस कैसे जाना है? जिन्हों से कहता है मुझे पता है वापस कैसे जाना है, क्योंकि मैं भी तुम हूँ, मुझे पता है क्या करना है। जिन्हों कहता है अराइज, जिन्हों अपनी ही बॉडी के शैडो को कहता है जागो, और साथ ही विंडो ओपन होना शुरू हो जाती है, जिसमें उसे कहा जाता है कि तुम्हारी सारी लिमिटेशंस को हटा दिया गया है, तुम्हारी पावर्स को अनलॉक कर दिया गया है, तुम्हारे पास लिमिटलेस पावर है। जिन्हों का पावर लेवल बढ़ने की वजह से उसके जितने भी कमांडर लेवल के सोल्जर्स होते हैं उन सब की पावर्स भी इंक्रीज हो जाती है। और साथ ही लास्ट विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि शैडो मोनार्च, जिसका नाम ऐशबॉर्न है, वो इंसानों की दुनिया में वापस आ रहा है। क्या तुम वाकई में इसे एक्सेप्ट करोगे और अपने सिस्टम को डिलीट करके रियल दुनिया में चले जाओगे? जिन्हों उसको यस कहता है और साथ ही एक लाइट चमकती है और एक जबरदस्त एनर्जी वेव निकलती है। बीस्ट और फ्रोस्ट उससे पीछे की तरफ धकेले जाते हैं। फ्रोस्ट जिन्हों के डैड से कहता है ह्यूमैनिटी की तबाही का देवता एक इंसानी बॉडी में वापस आ रहा है, क्या तुम वाकई में इसे वापस आने दोगे? अगर तुम उसे आने देती हो तो जितनी तबाही हमने मचाई है शैडो मोनार्च उससे भी ज्यादा तबाही मचा सकता है। क्या तुम रूलर्स वाकई में शैडो मोनार्च को वापस इस दुनिया में आने दोगे? आखिर तुम लोग सोच क्या रहे हो? बीस्ट मोनार्च कहता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमारे पास अभी भी मौका है, अभी शैडो मोनार्च को आने में टाइम है, अभी उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 90 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।